चलिए देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 7 के 70 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वन हमारी जीवन रेखा। तो एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया और उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। और प्रो अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे और बच्चे खेलने लगे और प्रो अहमद एक बेंच पर बैठ गए और वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए और बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहता था। प्रो अहमद ने उन्हें बताया कि संस्कृति एक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर को बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहरों के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की थी और इससे पहले की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिले। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रो अहमद ने उन्हें बताया कि उनके लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रो अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े हैं, इसलिए उन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन्य जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए और प्रो अहमद समझ गए कि बच्चे ने वन्य नहीं देखा है और बच्चे वन्य के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रो अहमद के साथ वन्य में जाने की निश्चय किया। वन्य भ्रमण देखें। रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंडलेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसे कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रो अहमद के साथ गांव के समीप के वन्य की ओर चल निकले और रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के यहाँ मवेशियों को वन में चराने के लिए जाता था और उन्होंने पाया कि टिब्बू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए अन्ना फन्ना में यहाँ वहाँ जा रहा था। और बच्चों को देखकर टिब्बू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई थी। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टिब्बू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया और क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतु को परेशानी हो सकती है, फिर टिब्बू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित रहने ऐसे स्थान ले गया जहां वे सभी वन का व्यापक दृश्य देख सके। और बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। विभिन्न वृक्षों के शिखरों में भी भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना हुआ था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तारोताज और प्रसन्न हो गए थे। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चकचकाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हुए थे और टिब्बू ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनियाँ करके चेतावनी देते हैं। टिब्बू ने यह भी बताया कि शूकर यानी वराह या शुअर, गौर यानी बाइसन, गिद्दर से ही हाथी जैसे जंतु वन में अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रो अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहले को याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में वनों के आवासों के रूप में पढ़ा था। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतु और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे और वह उबड़ खाबड़ थी और उनके वृक्षों से ढकी थी, टिब्बू ने साल, टीक, सेलम, शीशम, नीम, पलास, अंजीर, खेर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद दी। और प्रो अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाख और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की सर्पीली लताएं और आरोहित लताएं भी लिपटी होती है। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई देता है और जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई है जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो।
आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस इत्यादि तालिकाएं फर्नीचर हो सकती हैं। और क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप यानी जड़ी बूटी भी वनों से ही प्राप्त होती है। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। प्रो अहमद ने बताया कि प्रकृति ने वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं और वन की भूमि अनेक अंकुरन और नवोद्भिद और पौधे के विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्ध हो जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किस वृक्ष का अनुखासीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। प्रो अहमद ने बच्चों को ऊपर की ओर देखकर ये नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्ष की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। उन्होंने बताया कि बीतानी यानी कैनोपी कहलाता है। क्रियाकलाप देखें तो अपने आसपास के किसी वन्य अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास किए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों और अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखेंगे उनकी विशेषताएं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। इन वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रो अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति आमाप यानी साइज में परस्पर भिन्न होती है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती है। इन्हें अधोतल कहते हैं। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष पर बनाए जाते हैं जिनसे नीचे झाड़ी और ऊंची घास की परतें होती है और सबसे नीचे की परत पर शाख बनती है। क्या सभी वनों में वृक्ष सामान्य प्रकार के होते हैं? बुझो ने पूछा। प्रो अहमद ने कहा नहीं, वृक्ष जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में विभिन्नता पाई जाती है। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में ही भिन्न होती है। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाले खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त हो गए। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गई थी। बच्चों को वृक्षों की छाल, पत्तों और पत्तियों और वन्य भूमि पर सरे गले मिले यानी क्षयमान मिले और पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटी और विभिन्न छोटे जंतु वो भी दिखाई दिए। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने का आरंभ किया। वन्य भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियां, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रहण के विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली थी। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रो अहमद ने सुझाया कि बच्चे वो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप के हिसाब से देखेंगे। तो एक छोटी गड्ढा खोदिए और इससे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपर परत हटाइए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? पहली ने पूछा। वनों में इतने सारे वृक्ष है, यदि हम कारखानों के लिए कुछ वृक्ष को काट दे तो क्या फर्क पड़ता है? प्रो अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषित, अपर पोषित और मृत पोषित के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा कि हरे पादप किसी प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं और सभी जंतु चाहे वे शाक भक्षी हो अथवा मांस भक्षी अर्थात भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में लिया जाता है और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है जिन्हें मेढक कहा लेते हैं और मेढक को सर्प खाता है। इससे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती है। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघटन पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रो अहमद ने बच्चों से वन्य भूमि की सतह में पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा और उन्होंने क्षयमान पत्तियों पर
नन्हे मशरूम दिखाई दिए और उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपिंडों यानी सहस्त्रपादों, चींटों और मृगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। पुरोहित ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों का अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली एक आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। पुरोहित ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिससे ह्यूमस कहते हैं। और अपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा था। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित कराती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूल्यों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीशला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाते हैं तो उसका क्या होता है। टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गीधों, कौओं, गिद्दरों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है जिससे वन में कुछ ही व्यर्थ नहीं होता। पहेली ने पुरोहित को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। पुरोहित ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं और इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने क्लास 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और जल वाष्प सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती हो तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता है। टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास ही नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं और वह उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियों प्रदान करते हैं। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे ऐसे कुछ दूरी पर झरने को ओह पार कर रही थी। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गई। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान कराती है। वे उन्हें वन में रहने वाले मांस भक्षी जीवों से सुरक्षा अभी प्रदान कराती है। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना प्रारंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई दी और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। पुरोहित ने बताया कि वन अधिकारियों वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आकार पर करते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी छायामान ढेरी की ओर आकर्षित किया और उस ढेर पर अनेक मृग और कैटरपिलर यानी लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। पुरोहित ने बताया कि ये नवोद्भिद कुछ शाखाओं और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकर्षित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायता देते हैं और जंतु का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया और पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वह शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान किया।
शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार की मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन्य में पुनर्जनन और वृद्धि की सहायता होती है। अपघटन वन्य में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होती है। इस प्रकार वन्य एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अब लगभग दोपहर हो चुकी थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे। टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस चल रहे थे तभी वर्षा होने लगी और उन्हें यह देख आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन्य भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। बीतान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छेदित कर रही थी और अर्थात छोटी छोटी फुहारे में परिवर्तित हो रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुआ नीचे की झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहे थे। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधा घंटे बाद वर्षा रुक गई और उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई थी, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं दिया था। बूझे मन ही मन सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें के पानी से भर गई होते। जब आपके शहर में तेज वर्षा होती है तो क्या होता है? प्रोहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं और वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वाष्पा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंच सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्य मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चे ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफी सुहाना था और गांववासियों ने बताया कि आसपास वन में घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है। हवा भी ठंडी रहती है। यह ध्वनि प्रदूषण भी कम है क्योंकि वन वहां से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काट कर उपलब्ध किए गए थे। और टीबू के दादाजी ने बताया था कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज है और यह वनों से घिरा हुआ था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा था और वे लुप्त होने लगे थे। दादाजी खुश नहीं थे क्योंकि उनके गांव के समीप वन का पुनर्जनन नहीं हो पा रहा था और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर था। प्रोहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम ले तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं को परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए थे और वह भ्रमण के उपरांत प्रोहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा था। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने की सहायक होते हैं। वन औषधि, पादप, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत है। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्द है वृत्तबितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्ण, मृदा अपरदन, अधोतल, वन अपरोपण।
महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से यह निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब हमने वन आच्छादित क्षेत्र के महत्व को समझा लिया है। हाल के वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वन आच्छादित क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है।